गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनीता आपके सामने। आज का हमारा टॉपिक है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें फर्स्ट यूनिट का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हुआ जब एक सिंगल फिगर आपके पूरे होल सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है, उसी को हम एवरेज बोलते हैं और उसी को हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। इट मीन्स कोई एक ऐसा फिगर, एक सिंगल फिगर ऐसा लेके आना जो पूरे सेट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। और एवरेज का ही इसमें बताया गया है आपके सामने पीडीएफ में कि एवरेज को ही हम मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेज़र ऑफ लोकेशन कहते हैं। तो इट मीन्स हमारे दिमाग में क्या होता है, बच्चों के दिमाग में होता है कि एवरेज का मतलब होता है केवल अर्थमेटिक मीन, जबकि यहाँ से ब्रॉड कंसेप्ट क्या आया है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं उसी को एवरेज के मेजर भी बोलते हैं। और एवरेज के अंदर फिर हमारे आते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड। ये सारे के सारे मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं या मेज़र ऑफ एवरेज हैं। एवरेज को मापने का अर्थमेटिक मीन एक टूल है जो कि इम्पोर्टेंट टूल है। फिर दोबारा से इसमें हाईलाइट किया गया है मीनिंग ऑफ एवरेज और सेंट्रल टेंडेंसी। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। क्या है कि जब एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है होल सेट ऑफ फिगर्स को, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में बताया गया है, फर्स्ट डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। एन एवरेज इज ए सिंगल फिगर दैट रिप्रेजेंट द होल ग्रुप। पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, एवरेज बोल रहे हैं। आगे है पर्पस ऑफ द एवरेज। एवरेज किस लिए निकालते हैं या इसके फंक्शंस क्या हैं। तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, देखो ये हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। एक सिंपल है इसको प्रेजेंट करना, रो डाटा है हमारे पास। इट मीन्स यदि मैं 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछना चाहूँ बच्चों से, तो अलग अलग बच्चा अपने मार्क्स बताए याद नहीं रह पाएगा। और यदि ये कहा जाए भाई एवरेज मार्क्स 60 है, इट मीन्स बच्चों के मार्क्स 60 के आसपास हैं। तो इस तरह से ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा का। सेकंड है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। कंपैरिजन में हेल्प करता है, मीन्स आप दो एवरेज हैं आपके सामने तो आप कंपैरिजन कर पाओगे कि कौन सा एवरेज क्या प्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि हमारी पर कैपिटल जो एवरेज इनकम है वो इंडिया की कम है और यूएसए की ज़्यादा। इट मीन्स इंडिया इज़ ए पुअर कंट्री देन यूएसए। हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। देखो एवरेज हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। टू इलिस्ट्रेट द गवर्नमेंट को हेल्प करता है। पर कैपिटल इनकम, एवरेज इनकम कितने बिलो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको लिए कैसे पॉलिसी बनाई जाए। बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये हेल्प करता है कि एवरेज मार्क्स सिक्योर किए हैं जो बच्चों ने, उसके बेसिस पे सब्जेक्ट में क्या डिफ़िकल्टी है, और एवरेज मार्क्स हर बच्चे के ही कम है तो इट मीन्स उस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है बच्चे को। तो इस तरह से ये हमारी हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग में और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में कि बच्चा कैसा फील करता है उसके बारे में, उसको ईजिली एनालाइज किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स। एवरेज रिप्रेजेंट द यूनिवर्स और द मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। अकॉर्डिंगली एवरेज हेल्प इन नोइंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ द यूनिवर्स एज ए होल। For example, by calculating the per capita income of a nation, we get one single value that gives an idea of the economic condition of the nation. तो it means यूनिवर्स में भी क्या प्रेजेंटेशन है हमारी, ये एवरेज से देख सकते हैं। किसी देश की पर कैपिटल इनकम का आपको पता लग रहा है, इट मीन्स भाई किसी की बहुत ज़्यादा है एवरेज इनकम तो इट मीन्स वो देश अमीर है, और जिसकी एवरेज इनकम कम है तो इट मीन्स वहाँ पे पॉवर्टी है। फिर आता है एक अच्छे गुड एवरेज की करेक्टरिस्टिक क्या है। ये आपका 2 नंबर का इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आता है। एक अच्छे एवरेज की करेक्टरिस्टिक बताइए, और ये अर्थमेटिक मीन की करेक्टरिस्टिक बताइए, उसमें भी आप लिख सकते हो। तो अच्छे मीडियन की करेक्टरिस्टिक बताइए, मतलब एवरेज के जितने भी टूल हैं उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो सभी के लिए ये आप डाल सकते हो।
कौन सा, इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होना चाहिए, कंप्यूट करने में आसान होना चाहिए, यूनिकली डिफाइंड, आराम से डिफाइन किया जा सके और केवल एक सिंगल वैल्यू आए हमारी, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। देखो इतने सारा डाटा होता है हमारा, लेकिन सभी डाटा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। और इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये एक एवरेज के अंदर करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि उसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट किया जा सके। इट मीन्स उसको फर्दर भी आगे हम कंप्यूटेशन के लिए यूज़ कर सकें, उसके बेसिस पे हम आगे और भी कैलकुलेशन निकाल पाएँ, ये एक एवरेज की करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए। देखिए ये जो हमने करैक्टरिस्टिक पढ़ी या यूज़ पढ़ा, इनका काम कहाँ पे आता है हमारा, जब हम आगे यूजीसी नेट वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें ये चीज़ है कि कौन सी करैक्टरिस्टिक है और कौन सी नहीं है या कौन सी होनी चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें थ्योरेटिकल पोर्शन का पता हो। फिर हमारा आता है टाइप्स ऑफ एवरेज। देखो यही मैं बता रही थी कि एवरेज के टाइप्स या मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के टाइप कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारे कौन से हैं, ये सारे कौन से, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड। इट मीन्स ये पांचों ही हमारे क्या हैं, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ एवरेज। अभी इन्हीं की डिटेल हम करेंगे धीरे धीरे। फर्स्ट आता है हमारा अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन बहुत आसान है, छोटी क्लासों में ही बच्चे को करना बताते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या है। हमें पता है अर्थमेटिक मीन क्या होता है कि हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे मोस्ट पॉपुलर और वाइडली यूज्ड मेज़र है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको एवरेज के नाम से भी बोलते हैं और इसी को मीन भी बोलते हैं, इसी को अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। और अर्थमेटिक मीन दो तरह का हुआ है, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन और एक है वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब आता है सिंपल अर्थमेटिक मीन क्या है। सिंपल अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालें, और अर्थमेटिक मीन वही है जो वोल को सिंगल डाटा से हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, सेट पूरे सेट में जितनी वैल्यू हैं उनको हम एक वैल्यू से डिफाइन कर पाएँ, वही आपका अर्थमेटिक मीन है। अब है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। देखो सिंपल अर्थमेटिक मीन को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर एक मीडियन में, मोड में, मतलब जितने भी हमारे ये मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, उनको करने से पहले हम जानना चाहें कि आपके पास 3 तरह की सीरीज़ होती हैं। एक होती है आपकी सिंपल सीरीज़, जिसको ये बोल रहा है इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ का क्या मतलब हुआ, जिसमें देखो ये केवल सिंगल डाटा है, मतलब केवल x की वैल्यू हैं, ये 15, 20, 30, 22, 25, ये सारी, मतलब जब केवल आपके सामने वन सीरीज़ होती है तो वो आपकी होती है इंडिविजुअल सीरीज़। सेकंड आती है आपकी डिस्क्रिएट सीरीज़। डिस्क्रिएट सीरीज़ कौन सी होती हैं, जब आपके सामने x और f मतलब 2 सीरीज़ आपके सामने होती हैं तो वो होती है डिस्क्रिएट सीरीज़। और थर्ड आपकी होती है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ कौन सी होती है, जब हमारे पास ग्रुप डाटा होता है, मतलब 10 to 20, 20 to 30, x की वैल्यू इस तरह से होती हैं और फिर हमारे पास f की वैल्यू होती है, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। इट मीन्स जब भी आप एवरेज निकालेंगे तो आपको इन तीनों सीरीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे, इट मीन्स आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो अपने माइंड में सेट करें कि अर्थमेटिक मीन मुझे 3 सीरीज़ में देखना है। कौन सी में, डिस्क्रिएट सीरीज़ में कैसे निकालें, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में कैसे निकालें, और ये जो आपकी सिंपल इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें कैसे निकालें। तो इंडिविजुअल सीरीज़ तो बिल्कुल आसान सा काम है, छोटी क्लासों में ये आता है कि कैसे निकालते हैं। और एक मेथड भी जब इसके होते हैं तो एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक शॉर्टकट मेथड होता है। तो वैसे शॉर्टकट मेथड ज़्यादा यूज़ होता है डायरेक्ट मेथड से। देखो मैं दोनों ही समझाती हूँ, जो आपको आसान लगे आप देखना। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हुआ कि सिंपल हमने एवरेज पढ़ा है, एवरेज का क्या मतलब होता है, एक सीरीज़ में जितने भी नंबर दिए हैं उन सभी ऑब्जर्वेशन का टोटल एंड डिवाइडेड बाय द
नंबर। इट मीन्स हमारा फार्मूला क्या बना, एक्स बार। इसको एक्स बार से शो करते हैं, मतलब एक्स और इसके ऊपर जो ये लाइन लगी हुई है इसको हम बार बोलते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस सिग्मा के साइन का क्या मतलब होता है, ये जो हमें सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा के साइन का मतलब हमारा ये सिग्मा है हमारे सामने। सिग्मा के साइन का मतलब होता है आपका टोटल। इट मीन्स एक्स सीरीज में जितने भी नंबर हैं उन सब का आपको सम करना है। ये लिखा भी है, एक्स बार का मतलब है अर्थमेटिक मीन, सिग्मा एक्स का मतलब है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द आइटम इन द सीरीज, और एन का मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब कैसे कैलकुलेट करना है, आप इन सभी का टोटल करेंगे। अभी जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉकेट अलाउंस ऑफ द डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड ही मुझे यूज़ करना है तो क्या करूँ मैं, इन सभी सीरीज़ का टोटल कर लूँ। 15, 20, 30, 25, ये इन सभी का टोटल आ गया सिग्मा एक्स मतलब 340। और ये हैं कितने, एन नंबर ऑफ आइटम, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ये 10 आइटम हैं। तो इट मीन्स एक्स बार कैसे निकल गया, सिग्मा एक्स कितना है 340 डिवाइडेड बाय एन मतलब 10। तो जब इस 340 को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया और आंसर हमारा कितना आ गया 34। इट मीन्स आपका जो अर्थमेटिक मीन आया वो कितना आ गया 34। फिर हमारा आता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपका क्या करना है, देखो शॉर्टकट मेथड अब किस में, इंडिविजुअल सीरीज में। इसका फार्मूला हमारा हो गया एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। पीछे था हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, अब इसने क्या कर दिया, एक्स की बजाय डी ले लिया, सिग्मा डी अपॉन एन, और उसके सामने हमने ए ऐड कर दिया है। अब ए क्या होता है हमारा, ए हमारा होता है अज्यूम्ड मीन, और डी हमारा क्या होता है, डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। इट मीन्स जो आपने अज्यूम्ड मीन मानना है उससे डिफरेंस कितना है एक्स का, तो इसको एक्स माइनस ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और क्योंकि ये सिग्मा लगा है मतलब डी हमारा क्या बना, एक्स माइनस ए, तो सारी वैल्यू एक्स माइनस ए से हम निकाल लेंगे, वो हमारे पास डी आ गया। और सिग्मा डी का क्या मतलब है कि उन सब का हम टोटल कर लेंगे तो वो हमारे पास सिग्मा डी बन जाएगा। देखो इस सेकंड क्वेश्चन को इस मेथड से हमने कैसे किया, बहुत आसान है। यहाँ पे दिए हैं हमारे सामने, यही है, हाँ देखो ये वही वाला क्वेश्चन हम दोबारा से कर रहे हैं अज्यूम्ड मीन से। आपके सामने ये सीरीज़ दे रखी है 15, 20, 30, 25, 18। इसमें हमने कोई भी एक ए मान लिया अज्यूम मीन, जैसे इसने माना है 40 को अज्यूम मीन माना है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप 40 को मानो, आप 25 को मान सकते हो, 30 को मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। आप कैलकुलेट करके देखना कोई और अज्यूम मीन मान के, और फिर आप इस सम को निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। अब ए आपका है 40, तो डी कैसे निकलेगा, अब हमारा x माइनस ए मीन्स x हमारा कितना है ये 15, तो 15 माइनस 40, और माइनस का ही साइन आएगा, आपका माइनस साइन है तो माइनस का साइन लेके आओ, ऐसा नहीं है। तो 15 माइनस 40 माइनस 25, 20 माइनस 40 माइनस 20, इस तरह से ये हमारे पास वैल्यू आ गई हैं। ये माइनस में माइनस का ही साइन लगाओगे, और ये 40 माइनस 40 0 आ गया, नीचे वाला हमारा प्लस का साइन है। अब देखो इसको आपको खुद से भी करके देखना है, माइनस माइनस वाले अलग से प्लस करके लिख लेना, और प्लस प्लस वाले अलग से प्लस करना, और फिर जो भी आपका बड़ा है वो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्मा डी आपके पास -60 आ गया। ये हो जाएगा हर बच्चे का, इसको खुद से करके देखना, तभी ये समझ आएगा कि ये -60 कैसे आया। फिर हमारा आता है, अभी इसको वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले के अंदर। फार्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। इट मीन्स ये हमारे पास सिग्मा डी आ गया -60, एन हमारे 10 थे, और ए हमारा क्या था अज्यूम्ड मीन, जो हमने 40 माना था, तो ये हमारा 40 आ गया। और इस तरह से हमारी जो वैल्यू आ गई वो 34 आ गई है। नेक्स्ट हमारा शुरू होता है डिस्क्रीट सीरीज़। अभी मैंने बताया था आपको डिस्क्रीट सीरीज़ कौन सी होती है, वो सीरीज़ जो आपकी एक्स और एफ दोनों चीज़ें दी होती हैं। अब फिर इसमें भी वही दो मेथड आपके शुरू होंगे, कौन से, एक डायरेक्ट मेथड, एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड की बात करें तो आपके सामने फार्मूला है क्या, एक्स बार इज इक्वल टू
सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। देखो जब आप फार्मूला समझ जाओगे ना क्या है तो आपको खुद पता है कि क्या निकालना है। यहाँ पे लिखा है सिग्मा, मतलब सिग्मा टोटल करना है, किसका टोटल करना है, एफ और एक्स का। तो आपके पास एक एफ सीरीज़ है, एक एक्स सीरीज़ है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ गई उन सब का सम कर दो, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज़ में सम निकालना। जैसे इस क्वेश्चन में किया है, आपके सामने एक्स की वैल्यू दे रखी है 10, 20, 30, 40 और एफ की वैल्यू है नंबर ऑफ वर्कर्स। एफ एक्स कैसे निकाला, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को 4 को 40, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स, और एक्स बार क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन कितना था आपका, जो एफ का टोटल होता है जब आपके सामने डिस्क्रीट सीरीज़ होती है तो आपका जो एफ का सम होता है वो आपका एन होता है। इसको सिग्मा एफ भी लिख सकते हो या एन लिख सकते हो। तो ये 560 अपॉन 19 मीन्स 29.47 जो है आपका मीन आ गया, अर्थमेटिक मीन आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसी में शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड की बात करें तो उसमें था हमारा ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, क्योंकि एक ही लाइन थी हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। इट मीन्स क्या हुआ कि जो आपका डी निकलेगा उस डी को एफ से मल्टीप्लाई करोगे और फिर उसका सम निकाल लोगे। जैसे इसी क्वेश्चन में दिया, एक्स हमारे पास था, एफ हमारे पास था, ए ले लिया हमने। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन आपको ध्यान रखना है किस में से लेना है, एक्स वाली सीरीज़ में से लेना है। तो इसने 30 को जो है अज्यूम्ड मीन ले लिया। अब हम क्या निकालेंगे, डी। डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए मतलब 10 माइनस 30, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, ये डी आ गया है आपका। अब देखो यदि एक सिंपल सीरीज़ होती तो केवल सिग्मा डी निकल जाता है हमारा, लेकिन हमारे पास अब एफ भी है तो हम क्या निकालेंगे, एफ मल्टीप्लाई डी, एफ डी। और अब हम फार्मूले में पुट करेंगे ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। एन क्या होता है, सम ऑफ द एफ, एंड ए क्या था, अज्यूम्ड मीन, और सिग्मा एफ डी हमारा कितना है, -10। इसमें बच्चे गलती करते हैं, ये प्लस और माइनस का आपको अलग अलग टोटल करना है और जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन आपका आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैसे निकालें। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में निकालने के 3 मेथड आपके सामने दिए हैं। देखो हमने सिंपल सीरीज़ में पढ़े डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, फिर हमने फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज़ में पढ़ा, उसमें भी 2 मेथड पढ़े। अब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में 3 मेथड हैं आपका, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। यदि आपको मुश्किल लगता है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड को ना करें, यही 2 मेथड लेके चलें, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से सारे सम आपके हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन होती है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बता दूंगी स्टेप डेविएशन मेथड को, जिस बच्चे को करना है, अदरवाइज़ आप 2 ही मेथड लेके चलें, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। देखिए डायरेक्ट मेथड में अब इसमें क्या आ गया हमारे पास, मैंने बताया था कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ कौन सी होती है, जिसमें एक्स की वैल्यू आपकी ग्रुप डाटा में होती है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अभी तक हमने एक्स की वैल्यू सिंपल वाली पढ़ी थी, फिर एक्स और एफ की सिंपल आ गई, दोनों 2 सीरीज़ आ गई हैं। अब हमारे पास ग्रुप में आ गई हैं, जैसे कि सीरीज़ आपको नीचे दिख रही है। ये नीचे है आपका, देखो इसमें मार्क्स दिए हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इट मीन्स ये कैसी है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है। अब इसमें हम कैसे निकालते हैं, ये इसके अंदर हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। मतलब ये सारी अब की बारी आपके पास एक्स हैं। अब एक्स की देखो हमें एक वैल्यू चाहिए, तो एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम मिड वैल्यू निकालेंगे। और मिड वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, जो ये आगे वाली होती है ये आपकी लोअर लिमिट होती है। मतलब 1 मिनट रुकना, जो 0 है ये आपकी लोअर लिमिट है और जो 10 है ये आपकी अपर लिमिट है। और मिड वैल्यू मुझे इन दोनों के बीच की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँ, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स मैं बोल सकती हूँ कि मिड वैल्यू कैसे निकलती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2।
बस अब आपको क्या देखना है, ये जो मिड वैल्यू आई है, अब ये मेरी एक्स सीरीज आ गई। अब क्योंकि एक्स सीरीज तो इसका नाम था, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, एम रख दिया। अब आपके सामने एफ भी दे रखा है, एम भी दे रखा है। एफ वही रहेगा, आपका सिग्मा एन रहेगा। और हम क्या करते थे, एफ एक्स निकालते थे, तो एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करते थे। तो अब यहाँ पे हम एफ और एम की मल्टीप्लाई कर देंगे, और एफ और एम की मल्टीप्लाई करके मैं सिग्मा एफ एम निकाल लूँगी। और मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा शॉर्ट डायरेक्ट मेथड से, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बटे एन। इट मीन्स एम बस क्या था, हमारे मिड वैल्यू, और पीछे वाले में क्या बन गया था, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन बन गया था डायरेक्ट मेथड में, डिस्क्रीट सीरीज में। और सिंपल सीरीज थी तो सिग्मा एक्स अपॉन एन था, क्योंकि उसमें सीरीज ही हमारे पास एक थी। अब फिर इसमें भी वही शॉर्टकट मेथड मुझे करना है, तो शॉर्टकट मेथड के लिए मुझे इसमें भी क्या आ जाएगा मेरा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब वही डी क्या होगा, डेविएशन। डेविएशन किससे, अब की बारी किससे, अज्यूम्ड मीन से। अज्यूम्ड मीन कौन सा है हमारा, जो एक्स वाली सीरीज आएगी, मतलब एम वाली जो सीरीज आएगी, उसमें मैं किसी को भी क्या ले लूँगी, मिड वैल्यू ले लूँगी, उसमें मैं किसी को भी अज्यूम्ड मीन ले लूँगी। ठीक है, मतलब अब की बारी आपको जो एम ए मानना है वो किस में मानना है, अज्यूम जो आपकी मिड वैल्यू आएगी उसमें मानना है। और जो डी लेना है वो हमारा x माइनस ए ना लेकर के, x का नाम अब हमारा क्या बन गया, जब हमने मिड वैल्यू ले दी तो m बन गया। तो अब हमारे सामने क्या बन जाएगा, m माइनस ए। देखो इस सम में को आपको समझ जाएगा, 0 to 10, 10 to 20 ये हमारे सामने x की वैल्यू थी, ये f की वैल्यू है। अब सबसे पहला ही काम क्या, मिड वैल्यू निकालो। 5, 15 कैसे आया, 0 + 10 किया तो डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आया, 10 + 20 15 आ गया, मतलब डिवाइडेड बाई 2 ऐसे किया मैंने, ये मिड वैल्यू आ गई। अब इसमें मुझे ए लेना है, तो मैंने 25 को ए ले लिया, मतलब अज्यूम्ड मीन। अब मुझे मेरा अगला स्टेप क्या था, एक्स माइनस ए, बट इसमें m है तो m माइनस ए बन जाएगा। तो अगला स्टेप मेरा d कैसे निकला, m माइनस ए। और अगला हमें पता है d निकलने के बाद हमें ज़रूरत किसकी है, एफ डी की। तो फिर मैंने क्या किया, f और d को मल्टीप्लाई किया, मतलब 20 मल्टीप्लाइड -20, 24 मल्टीप्लाई -10, इस तरह मैंने किया। तो ये मेरे पास लास्ट में क्या आ गया, सिग्मा एफ डी। और फार्मूला हमारा क्या था, a प्लस सिग्मा एफ डी, मतलब एफ की और डी की मल्टीप्लाई करके जो सम है वो, और डिवाइडेड बाय एन। एन हमेशा एफ सीरीज़ का टोटल आता है। और ये मैंने निकाला, तो मेरा जो एवरेज आया वो क्या आया, मीन जो आया 25.85 आया है। इट मीन्स जो आपका मीन है, अर्थमेटिक मीन, ये आपका शॉर्टकट मेथड से। अब आप यहीं बस इतना ही सीख सकते हो, मतलब हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन, 3 सीरीज़ हुई, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ और इंडिविजुअल सीरीज़। और तीनों में डायरेक्ट मेथड है एक हमारा, और दूसरा हमारा शॉर्टकट मेथड है। लेकिन ये ग्रुप डाटा है जो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है, इसमें एक और मेथड आपको दिया, स्टेप डेविएशन मेथड। इसको भी आप देख सकते हो, और यदि आपको मुश्किल लगे तो छोड़ सकते हो, अदरवाइज़ आसान है ये भी। इसके लिए हमने फार्मूला क्या बना दिया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय आई। अब यहाँ पे इसका मतलब इसने क्या कर दिया, आई है हमारा कोई भी कॉमन मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लास इंटरवल। हमें लगता है कि इस सीरीज़ में ये पूरा 10 से या 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं उस सीरीज़ को उससे डिवाइड कर दूंगी, मतलब डी में कुछ भी कॉमन ले लूँगी। और जो मैंने कॉमन लिया है, देखो मैं जब इसको डिवाइड कर रही हूँ तो मैं फार्मूले में क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर उसका इफेक्ट कम हो गया। और जब मैंने डिवाइड कर दिया तो उससे मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी बन गई, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ जाएगा कैसे किया इसने। ये था 10, 20, 30, 40 सब कुछ दे दिया। सबसे पहले मैंने मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू वही 10 + 0 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो m आ गया, ये मेरे पास f है, फिर मैंने इसमें से अज्यूम्ड मीन ले लिया m माइनस ए, ये मेरे पास d आ गया। अभी ये इंपॉर्टेंट है, d डैश कैसे निकाला इसने, d डैश कैसे निकाला। देखो मुझे इस सीरीज़ में दिख रहा है कि 20 है, 10 है, 10, 20, इट मीन्स इसको 10 से डिवाइड कर सकती हूँ मैं, तो मैंने इसको 10 कॉमन ले लिया,
10 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 20 को 10 से डिवाइड किया तो -2, 10 को 10 से किया -1, इस तरह से। अब देखो मेरे पास अब जो अगला स्टेप होगा, हमने पढ़ा था FD होना चाहिए, लेकिन अब क्या बन गया FD'। तो F को और D' को मल्टीप्लाई किया तो FD' आ गया। फिर मैंने इसका सम कर दिया। अब सिंपल फार्मूला आपका क्या, ए तो आना ही है क्योंकि अज्यूम्ड मीन है, A प्लस सिग्मा FD की जगह पे क्या आ गया FD'। जो ये D' आया था वो कैसे आया था, जब मैंने D में से कुछ कॉमन ले लिया था, मतलब किसी नंबर से डिवाइड कर दिया था। और क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया था तो अब मैं फार्मूले में क्या करूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दूँ आई क्या है, जो मैंने कॉमन लिया था जिससे मैंने डिवाइड किया था 10 से। देखो 10 से ही अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और अब भी आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो वही आया 25.85। तो ये था आपका क्या कि कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन को इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। अभी इसमें बहुत सारे अर्थमेटिक मीन के थोड़े से टफ वाले एग्जाम्पल दिए हैं, आप इस PDF में देख सकते हो। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है या कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो मैं आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी एक जो इम्पोर्टेंट अर्थमेटिक मीन में कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, ये आपको फार्मूला याद करना है। इसमें क्या करते हैं, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन मतलब दो ग्रुप हैं आपके पास और उनका इकट्ठा आप अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं, तो बस ये फार्मूला आपको याद करना है। N1 x बार 1 प्लस N2 x बार 2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ऐसे यदि 3 डाटा हैं आपके सामने, इसको ही और बढ़ा दिया जाए तो फिर आगे नेक्स्ट आ जाएगा N3 प्लस x बार 3 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। ऐसे कितने भी नंबर तक आप इसको ले सकते हैं और इस तरह से आप कंबाइंड अर्थमेटिक मीन भी निकाल सकते हैं। और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन नहीं है, बट 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका फार्मूला आपको बताना पड़ेगा। ये कुछ इसके प्रैक्टिस के सम हैं वो आपको करने हैं। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है, कुछ गलती हो गई है तो कैसे ठीक किया जाए अर्थमेटिक मीन का, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हैं। देखो ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरेटिकल आपको इसकी डीप नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं ये इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट है आपका, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई इसने, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज़ ऑलवेज 0। मतलब क्या हुआ इस बात का कि जब भी सम किया जाता है किसका, डेविएशंस का, डेविएशन क्या होता है, डिफरेंसेस का, किनका, आइटम्स का, किससे, अर्थमेटिक मीन से, तो इसका टोटल हमेशा 0 आता है। अब ये आपके पॉइंट्स में लिखी जाती हैं कि ये ऑलवेज 0 होता है या लेस देन 0 है या मोर देन 0 कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए कि और केवल अर्थमेटिक मीन से ऐसा होता है कि 0 आता है, मीडियन, मोड या किसी और एवरेज से ऐसा नहीं होता। इस बात को कैसे समझे कि देखो ये x दे रखे हैं हमारे सामने, मैंने इसका, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है, मैंने इसका मीन निकाल दिया। मीन कैसे निकाला, सबका सम किया डिवाइडेड बाय जितने नंबर हैं मतलब 5 हैं तो मेरा 30 आ गया। इसने कहा सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम, इसका मतलब डेविएशन लेना है मुझे। डेविएशन कितना हुआ, x माइनस एक्स बार, 10 में से 30, 20 माइनस 30। अब आप इसका सम करो, मतलब ये आ गया सम, ये डेविएशंस आ गए हमारे सामने, और जब मैंने इसका सम किया तो इसका टोटल 0 आया। तो इट मीन्स जब भी आपकी x आइटम्स जितने आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं, यदि उनका डेविएशन आप अर्थमेटिक मीन से लेते हो तो वो हमेशा 0 आता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आती है आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ये क्या कहती है, द सम ऑफ द स्क्वेयर्ड डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, दैट इज it is less than the sum of the square deviation of the items from any other value. This property is clear from the following example. It means जब आप sum of the square of the deviation लेते हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि x माइनस एक्स बार लिया था हमने, उसका यदि स्क्वेयर कर दिया जाए तो वो क्या होगा, अर्थमेटिक मीन से वो सबसे मिनिमम होता है
यदि आप किसी और नंबर से लेंगे। जैसे इसने जो सम लिया है आपका, देखो एक बार ये एक्स बार से लिया मतलब 5 से लिया, ये आ गया एक्स माइनस एक्स बार, फिर इसका स्क्वायर किया और तब मैंने इसका सिग्मा निकाला तो मेरा 10 आया। जबकि मैंने अज्यूम्ड मीन से मतलब किसी और नंबर से मैंने इसका डिफरेंस लिया और फिर मैंने उसका स्क्वायर किया तो मेरे पास 15 आया। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ आया कि जब भी अर्थमेटिक मीन से डेविशन लेके और उसका स्क्वायर किया जाए और उसका सम किया जाए तो वो हमेशा मिनिमम होगा, बजाय किसी और नंबर से डेविशन लेके और तब उसका स्क्वायर किया जाए। नेक्स्ट हमारे सामने आता है थर्ड प्रॉपर्टीज की, इफ वी हैव द अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टू ग्रुप देन द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज ग्रुप कैन बी कैलकुलेटेड। अभी हमने पढ़ा था कंबाइंड मीन भी निकाला जा सकता है यदि आपके पास दोनों ग्रुप का n पता है आपको और दोनों ग्रुप का x बार का पता है। तो कैसे निकालेंगे, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजन एंड स्केल। चेंज ऑफ ओरिजन मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कांस्टेंट एंड चेंज ऑफ स्केल मीन्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय ए कांस्टेंट। इट मीन्स क्या हुआ कि अर्थमेटिक मीन हमेशा इफेक्ट होता है ओरिजन से भी और स्केल से भी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप आगे करेंगे, अब भाई जैसे मीडियन से इफेक्ट होता है या नहीं, ओरिजन से, स्केल से, आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इफेक्ट होता है या नहीं होता, तो जब मैं ये सारे करवाऊंगी तो एक कंपैरिजन टेबल हम बनाएंगे। यहाँ पे अभी हमने केवल अर्थमेटिक मीन किया है, तो यहाँ से समझो कि ये चेंज ऑफ ओरिजन एंड चेंज ऑफ स्केल दोनों से इफेक्ट होता है। इस बात का क्या मतलब है, चेंज ऑफ ओरिजन का मतलब होता है कि जब भी इसकी वैल्यू में से कुछ भी हम प्लस या माइनस कर दें तो इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब भी किसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा तो भी इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजन एंड चेंज ऑफ स्केल। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल से समझें आप, ये एक्स सीरीज दे रखी थी और मैंने इसका मीन निकाल दिया, सिग्मा एक्स अपॉन एन किया 150 अपॉन 5, तो मेरे पास एक्स आ गया, एक्स बार आ गया 30। अब देखो इसने कहा कि एक्स की हर आइटम में मैंने 2 को प्लस कर दिया। जब मैंने इसको 2 को प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू ये बन गई है और तब मैंने इसका मीन लिया तो देखो इसका मीन भी 32 आ गया। मतलब पहले मीन 30 था और जब मैंने पूरी सीरीज़ में 2 ऐड कर दिया तो 30, तो अर्थमेटिक मीन में भी मेरा 2 ऐड हो गया। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चंस, अब यदि मुझे ये प्रॉपर्टी याद है तो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे वो कहे कि भाई एक सीरीज़ में 10 आइटम्स हैं और उनका अर्थमेटिक मीन 50 है, यदि हर आइटम में 2 ऐड कर दिया जाए तो बताइए अर्थमेटिक मीन कितना होगा। तो इट मीन्स अब मेरे को सारे आइटम यदि दे रखे हैं तो सब में 2 ऐड करके फिर सम निकाल के फिर अर्थमेटिक मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है जब हर आइटम में 2 ऐड हो गया तो इट मीन्स अर्थमेटिक मीन भी 2 नंबर से बढ़ गया, तो उसमें भी 2 ऐड हो गया हमारा। ऐसे ही अगले में 2 माइनस करके दिया है, तो देखो 2 माइनस किया तो एक्स बार भी आपका 28 हो गया, मतलब 2 लेस हो गया। फिर ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये था चेंज ऑफ ओरिजन, प्लस और माइनस को दिखा रहा है, और चेंज ऑफ स्केल क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब दिखाएं तो ये मल्टीप्लाई बाय 2, हर आइटम 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो आपका अर्थमेटिक मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाय 2। और जब हर आइटम को मैंने 2 से डिवाइड किया तो आपका अर्थमेटिक मीन भी 2 से डिवाइड हो गया, जो कि क्या बन गया है आपका 15 बन गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका अर्थमेटिक मीन होता है वो इफेक्ट होता है चेंज ऑफ ओरिजन एंड चेंज ऑफ स्केल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द प्रोडक्ट्स ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड नंबर ऑफ आइटम ऑन विच मीन इज बेस्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल गिवन आइटम, दैट इज मीन्स x bar the product of arithmetic mean and the number of item on which mean is based is equal to the sum of all given items। मतलब जितने भी मतलब x बार हमारा सिग्मा x अपॉन n होता है। अब इसने क्या किया, सिग्मा x इज इक्वल टू, ये मतलब एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n को उधर ले गए तो n इंटू एक्स बार हो गया। अब इसी लाइन को मैं बोल के बताऊंगी तो क्या बोलूँगी, सिग्मा x मतलब x वाली जो लाइन थी उसका टोटल हमेशा किसके बराबर होता है, अर्थमेटिक मीन और n की यदि हम मल्टीप्लाई कर दें।
तो इट मीन्स ये जब शॉर्ट में आपके पास क्वेश्चन हो कि भाई एक सीरीज़ का x बार इतना है, उसके n आइटम्स इतने हैं, तो बताइए उस सम का सीरीज़ का टोटल कितना था, तो आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो n मल्टीप्लाई बाय x बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इफ ईच आइटम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज इज रिप्लेस्ड बाय द एक्चुअल मीन देन द सम ऑफ दीज सब्स्टिट्यूशंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स। इट मीन्स क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल सीरीज में एक्चुअल मीन से यदि रिप्लेस कर दें हर आइटम्स को, तो जो आपका सम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन आएगा वो हमेशा इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द इंडिविजुअल आइटम्स के। तो ये थी हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी अर्थमेटिक मीन की, और इस क्लास में अब हमारा अर्थमेटिक मीन कंप्लीट हुआ इंडिविजुअल सीरीज़ में, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में। इसको कंप्लीट करें। इसमें किसी भी सम में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम मैं ले लूँगी। थैंक यू।